नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शारदा भंडारी, राजकीय महाविद्यालय सिरोही सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। अपन एमए उत्तरार्ध संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास को पढ़ रहे हैं और प्रथम उल्लास में अपन काव्य हेतु देख रहे हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य का क्या हेतु दिया है, आज इसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। काव्य तथा उसके उपयोगी विषयों में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए काव्य के प्रयोजनों का प्रतिपादन करने के बाद आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजक हेतुओं का वर्णन निम्नलिखित कारिका में किया है। शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। अर्थात कवि में रहने वाली शक्ति, स्वाभाविक प्रतिभा रूप शक्ति, लोकशास्त्र काव्याद्य अवेक्षणात् निपुणता, लोकशास्त्र तथा काव्य आदि के अवेक्षणात् पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता, काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास और काव्य की रचना शैली और आलोचना पद्धति को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये तीनों मिलकर इति हेतुस्तद उद्भवे, ये तीनों मिलकर समष्टि रूप से काव्य के विकास अर्थात उद्भव के हेतु हैं। तो यहाँ ग्रंथकार मम्मट ने शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास, इन तीनों की समष्टि को काव्य निर्माण की योग्यता प्राप्त करने का कारण माना है। आचार्य मम्मट ने वृत्ति में इसका विवेचन भी किया है। सबसे पहले वो लिखते हैं, शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्। अर्थात कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष प्रतिभा या शक्ति कहलाती है, जिसके बिना काव्य बनता ही नहीं है और अथवा तुकबंदी के रूप में कुछ बन जाने पर वह उपहास के योग्य होता है। अर्थात यहाँ पर काव्य का जो प्रथम हेतु है, मुख्य जो हेतु है वो शक्ति है और ये कवित्व का बीज रूप है और ये एक ऐसा संस्कार विशेष है जो कि व्यक्ति में होना जरूरी है। इसके बिना वो काव्य की रचना नहीं कर सकता और अगर वो कोशिश करता है तो वो उपहास का पात्र होता है। दूसरा, निपुणता। निपुणता के लिए इन्होंने वृत्ति में लिखा है, लोकस्य, ये ना लोकशास्त्र काव्यादि अवेक्षणात्। तो लोकस्य का अर्थ करते हुए कह रहे हैं स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य। अर्थात लोक अर्थात स्थावर जंगात्मक रूप, जड़ और चेतन रूप संसार के व्यवहार को। शास्त्र, शास्त्राणाम, शास्त्र के लिए इन्होंने लिखा है वृत्ति में, शास्त्राणाम छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गजतुरग खड़कादि लक्षण ग्रंथानाम। छंद, व्याकरण, संज्ञा शब्दों के कोश, कला अर्थात भरत, कोहल आदि प्रणीत नृत्य गीत आदि 64 प्रकार की कलाओं के प्रतिपादक लक्षण ग्रंथों। चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिपादक ग्रंथ। गजतुरग हाथी, घोड़े आदि के लक्षणों के प्रतिपादक। शालीहोत्र आदि रचित ग्रंथ।
एवं खड़ग आदि के लक्षण ग्रंथों। कवि नाम काव्यादि, काव्यादि का मतलब यहाँ पर इन्होंने वृत्ति में समझाया है महाकवि संबंधी नाम, अर्थात महाकवियों से संबंधित या महाकवियों के द्वारा रचे गए काव्यों के। और आदि, आदि से इन्होंने ग्रहण, आदि ग्रहणाद इतिहास आदि नाम च, और आदि से इन्होंने इतिहास आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न, विमर्शनात् पर्यालोचन से उत्पन्न व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता है। पुनः देख लीजिए इसको। लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् निपुणता, इसको समझाते हुए आचार्य मम्मट अपनी वृत्ति में लिखते हैं लोक अर्थात लोकस्य विमर्शनात्। तो लोकस्य के अंतर्गत क्या आएगा, इसका इन्होंने स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य, जड़ चेतन रूप ये संपूर्ण संसार। शास्त्र, शास्त्र सिद्ध, शास्त्राणाम विमर्शनात्, शास्त्रों के विमर्श से। कौन कौन से शास्त्रों के विमर्श से, तो इन्होंने दिया है कि शास्त्राणाम छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड़गादि लक्षण ग्रंथानाम। छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, शब्दकोश, 64 कलाएँ, चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, गज तुरग खड़ग आदि के लक्षण ग्रंथों के विमर्श से। काव्यादि अवेक्षणात्, काव्य, काव्य से तात्पर्य यहाँ पर काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम, महान कवियों से संबंधित अर्थात महाकवियों के द्वारा रचे गए काव्यों के विमर्श से। आदि, आदि ग्रहणात् इतिहास आदि नाम, और आदि से यहाँ पर इतिहास पुराण इत्यादि को ग्रहण किया गया है। तो कि इन सब के विमर्शनाद अर्थात पर्यालोचन से उत्पन्न जो व्युत्पत्ति और निपुणता है। तो आचार्य मम्मट ने निपुणता को व्युत्पत्ति नाम से भी कहा है। उन्होंने अपने विवेचन में लक्षण में आए हुए लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् के प्रत्येक पद को अपनी इस वृत्ति में स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार निपुणता काव्य का दूसरा हेतु है। आचार्य मम्मट ने काव्य के तीसरे हेतु को बताते हुए अपनी वृत्ति में उस तीसरे हेतु को समझाते हुए वृत्ति में लिखा है काव्यम कर्तुम विचारयतुम च ये जानन्ति तद उपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति इति। सबसे पहले एक सिंपल सा है कि अभ्यास किसको कहेंगे, तो ये कहना है पौनः पुण्येन प्रवृत्ति, बार बार किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति अभ्यास कहलाता है। लेकिन यहाँ पर काव्यम कर्तुम विचारयतुम, जो काव्य की रचना करना, विचारयतुम और जो उसकी विवेचना करना, जानन्ति जानते हैं, तद उपदेशेन उनके उपदेश के अनुसार, करणे निर्माण करने, योजने जोड़ तोड़ करने में, जो पौनः पुण्येन प्रवृत्ति ही बार बार जो प्रवृत्ति है वो ही अभ्यास है। लेकिन त्रयः समुदिता, ये तीनों समष्टि रूप से काव्य के हेतु है। न तु व्यस्ताः, ये उस काव्य के उद्भव निर्माण और विकास के कारण है। न तु व्यस्ताः, अलग अलग ये तीनों कारण न होकर समष्टि रूप में काव्य के हेतु अर्थात कारण है। इसीलिए मम्मट ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि त्रयः समुदिता न तु व्यस्ताः, ये तीनों समष्टि रूप में काव्य के हेतु हैं, अलग अलग काव्य के हेतु नहीं हैं। अर्थात इन तीनों का होना आवश्यक है। तस्य काव्यस्य उद्भवे, उस काव्य के उद्भव अर्थात निर्माणे समूला से निर्माण करने में और उसके विकास में च हेतु,
ये कारण है, न तु हेतवः, ये अलग अलग कारण नहीं है। यहाँ पर हेतवः बहुवचन का प्रयोग करा है, तो ये यहाँ पर कि ये समष्टि रूप में है, व्यष्टि रूप में नहीं है। तो इस प्रकार से आज अपन ने आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य हेतुओं को पढ़ा। मैं इसका PDF भी आप लोगों को शेयर करूँगी, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।